नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में इजराइल और लेबनान की जो लड़ाई है वो इस प्रकार से आगे बढ़ी है कि जो पेजरों का इस्तेमाल होता है, पेजर यानी कि एक ऐसी कुछ डिवाइस देखने में आपको लगेगी, शायद बहुत ही लोगों ने पहली बार देखा होगा। ये एक पेजर है। एक्चुअली ये हिजबुल्लाह के द्वारा यूज़ की जाती है कम्युनिकेट करने के लिए, और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती है, और इसी वजह से हिजबुल्लाह इसे इस्तेमाल करता है ताकि वो इज़राइल के ट्रैकिंग सिस्टम से बच सके। और यही पेजर है जिस पे अभी हाल ही में एक्सप्लोजन हुआ है, जिसकी वजह से 3000 लोग, करीब 3000 लोगों को इंजरी हो गई है, और उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। 9 से 10 लोगों की मृत्यु हुई है, और साथ ही साथ एक छोटी बच्ची की भी मृत्यु हुई है। किस प्रकार से पेजर काम करता है इसके बारे में भी जानेंगे, और आखिर हमला हुआ क्या है। तो ये जो पर्टिकुलर हमला हुआ है हाल ही में लेबनान की राजधानी में, हिजबुल्लाह के सदस्यों के हज़ारों पेजरों में विस्फोट हुआ है। ध्यान रहे कि ये जो पेजर हैं ये हिजबुल्लाह ताइवान से मंगाया था, मतलब इतने 5000 पेजर इसने ताइवान से मंगाए थे। कहने के लिए ये बात कही जा रही है अकॉर्डिंग टू लेबनान कि ये जो पेजर्स हैं इनमें एक्सप्लोजिव्स रखे थे, यानी कि छोटी छोटी ऐसी डिवाइसेस रखी थी जो विस्फोटक थी, और यही ऐसे पेजर्स हैं जो कि हिजबुल्लाह जनरली यूज़ करता है। इस धमाके में अब तक 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 3000 लोग से अधिक इसमें घायल हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ने पेजर विस्फोट के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है, क्योंकि गाज़ा की वॉर में हिजबुल्लाह भी अब इन्वॉल्व हो चुका है। हिजबुल्लाह के मुताबिक ये अपने आप में पहली और सबसे बड़ी सुरक्षा चूक है। हिजबुल्लाह के कार्यकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैकड़ों पेजर्स को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह अपने संदेशों को रोकना कठिन बनाने के लिए वर्षों से ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि 1980s के बाद से पेजर के इस्तेमाल में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, फिर भी हिजबुल्लाह इसको इस्तेमाल करता था। इसके अलावा पेजर एक वायरलेस दूर संचार उपकरण है जो कि अल्फा न्यूमेरिक या ध्वनि संदेश प्राप्त करता है और प्रदर्शित करता है। जनरली क्या होता है कि एक बेस टावर होता है, और उसी बेस टावर के आसपास जितने लोग हैं उस रेडियो, क्योंकि ये जो पेजर काम करता है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी से करता है। मैंने आपको बताया कि इसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी से इस्तेमाल किया जाता है। जो भी बेस स्टेशन टावर के पास होता है, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो उससे वो कांटेक्ट कर सकता है, और थोड़े ज़्यादा दूर चले जाए तो कांटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब क्योंकि हिजबुल्लाह जनरली संलग्न रहते हैं, बेस स्टेशन के पास रहते हैं और ट्रैकिंग से बचना चाहते हैं, इस वजह से ये पेजर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अल्फ़ाबेट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और नंबर्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जब इस पर कोई मैसेज आता है तो ये एक बीप का साउंड निकालता है ताकि लोगों को पता चले कि इसमें एक मैसेज आया है। और लेबनान का कहना है ऐसे ही पेजर्स थे जो ताइवान से मंगाए गए थे, और इसमें ही छोटे छोटे ऐसे डिवाइसेस फिट कर दिए गए थे। अकॉर्डिंग, ये सब एलिगेशन से दोषारोपण है कि छोटे एक्सप्लोजिव्स डाल दिए गए थे जिसकी वजह से पेजर्स में ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, अब विशेष रूप से 3 सुरक्षा सूत्रों ने राइटर्स को ये भी बताया जिन पेजरों में विस्फोट हुआ वे हिजबुल्लाह द्वारा हाल के महीनों में लाए गए नवीनतम मॉडल थे। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि उपकरण कैसे फटे, अभी तक इजराइल ने इसके बारे में कोई पुष्टि भी नहीं की है। हिजबुल्लाह के अधिकारी ने बताया कि इन उपकरणों को विस्फोट के पहले कई सेकंड तक बीप करने के लिए प्रोग्राम भी किया गया था। हिजबुल्लाह के एक अन्य अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि पेजर पहले गर्म हुए और फिर उसके बाद फट गए। अधिकारी ने यह भी कहा कि उपकरणों लिथियम बैटरी से लैस थे जो कि फट गए। इसके अलावा एपी रिपोर्ट में बताया गया लिथियम बैटरियां ज़्यादा गर्म होने पर धुआं छोड़ सकती हैं, पिघल सकती हैं, और यहाँ तक कि आग भी पकड़ सकती हैं। तो यहाँ पे लिथियम बैटरीज जिनका इस्तेमाल इनफैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी किया जाता है और बहुत सारे छोटे छोटे उपकरणों में भी किया जाता है। लिथियम लाइटेस्ट एलिमेंट है जिसका आजकल आप बहुत ज़्यादा डिमांड सुन रहे होंगे, भारत में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है। तो यहाँ पे माना जा रहा है कि क्योंकि लिथियम आयन से लैस थे, इस वजह से ऐसा हो सकता है कि अत्यधिक गर्मी की वजह से ये फट गए और इसमें इजराइल का कोई भी हाथ ना हो। रिचार्जेबल लिथियम बैटरियों का इस्तेमाल सेलफोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक के उपभोक्ताओं के लिए होता है। लिथियम बैटरी की आग 590 डिग्री सेल्सियस तक जल सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये इजराइल है जो कि लेबनान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और जो बॉर्डर है ये ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे ब्लू बैरल्स हैं जो कि बेसिकली माने जाते हैं इजराइल और लेबनान के बीच में एक डेलिनेशन है। इजराइल सीरिया से भी जुड़ा हुआ है,
जैसे कि आप देख सकते हैं गोलन हाइट्स भी इसने कैप्चर कर लिया था वॉर में। इसके अलावा ये वेस्ट बैंक है जहाँ पे जेरूसलम है, जहाँ के लिए सारी लड़ाई है, और नीचे गाज़ा पट्टी है। तो लेबनान का कैपिटल बेरूत में ही ये दुर्घटना हुई है। आगे बढ़ते हैं। यह हमला उस घटना के एक दिन बाद हुआ जब इजरायली नेताओं ने कहा था वे हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को और तेज़ कर देंगे। तो क्या ये सच बात है कि लिथियम आयन बैटरीज के गर्म होने की वजह से ऐसा हुआ है, या वाकई इजराइल ने ऐसा कुछ किया था? एनवाईटी के अनुसार लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने इस हमले को आपराधिक इजरायली आक्रमण भी बताया है। उन्होंने इसे लेबनान संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि इस सूत्र ने द गार्जियन को बताया कि उनका मानना है कि यह हमला एक पूर्व शीर्ष इजरायली रक्षा अधिकारी पर शिया मिलिशिया द्वारा कथित हत्या के प्रयास के जवाब में किया गया है, जिसका खुलासा इजरायली शीन बेट सुरक्षा एजेंसी ने मंगलवार को ही किया था। द गार्जियन से बात करते हुए योसी मेलमैन ने कहा इसमें मोसाद ऑपरेशन के सभी लक्षण हैं। किसी ने पेजर के अंदर छोटे विस्फोटक को या मैलवेयर लगाया था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हाल ही में इनकी आपूर्ति भी की गई है। हालांकि मेलमैन ने कहा कि सवाल उठाया है कि क्या समन्वित विस्फोटों से कोई रणनीतिक लाभ हुआ है कि नहीं। इसमें ज़मीन पर स्थिति नहीं बदलेगी और मुझे इसमें कोई प्रगति नहीं दिखती। उनका ये कहना है कि अगर ये छोटा मोटा विस्फोट कराया भी गया है, छोटा मोटा एज इन उनके अकॉर्डिंग ये छोटा ही है, तो इससे ज़मीनी गतिविधियां नहीं बदलेंगी। लेबनान हाल ही में इसने अपना एक्शन अगेंस्ट इजराइल बढ़ाया था और ये कह रहे हैं हम इसे सस्टेन भी करेंगे। इसके अलावा इजराइल हिजबुल्लाह का संघर्ष लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देखो, हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल के साथ गोलाबारी शुरू की थी। हमें पता है कि किस प्रकार से हमास ने इजराइल पे सबसे पहले 7 अक्टूबर 2023 को एक बहुत बड़ा हमला किया था। उसके बाद से ही वापस से इजराइल ने भी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के अंतर्गत हमला किया हमास पे, और अब वो चाहता है कि वो हमला करके हमास को पूरी तरह से वाइप ऑफ कर दें। पर इसी का साथ देने के लिए, हमास का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह, जो कि एक शिया मिलिशिया है और ईरान से इसको बैकिंग है, समझ में आया आपको? इसको बैकिंग किससे है? ईरान से बैकिंग है। तो ईरान के बैकिंग से चलता है। जितनी हथियारों की आपूर्ति करनी होती है ईरान करता है, जितनी टेक्नोलॉजीज़ देनी होती है ईरान करता है। तो यहाँ पे लेबनान का क्या काम है? अब ईरान तो डायरेक्टली हमला नहीं कर सकता है, तो इसीलिए वो हिजबुल्लाह को सशक्त करता है कि इजराइल के अगेंस्ट वो कार्य करता रहे। जिसके एक दिन बाद फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने दक्षिणी इजराइल में समुदायों पर हमला किया और इजराइल गाजा संघर्ष को भड़काया। हमास के सहयोगी हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके हमलों का उद्देश्य गाजा में इजरायली बमबारी से प्रभावित फिलिस्तीनियों को समर्थन भी देना है। इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में ईरान समर्थित आतंकवादियों को आकर्षित भी किया है। हिजबुल्लाह को व्यापक रूप से ईरान समर्थित नेटवर्क का सबसे शक्तिशाली सदस्य माना जाता है, जिसे प्रतिरोधी की धुरी के रूप में जाना जाता है। हिजबुल्लाह ने बार बार कहा है कि जब तक गाजा में युद्ध विराम लागू नहीं होता तब तक इजराइल पर वो अपने हमले भी नहीं रोकेगा। गाजा से जुड़े होने के बावजूद इस संघर्ष को अपनी अलग गतिशीलता है। इजराइल और हिजबुल्लाह ने कई युद्ध लड़े हैं। आखिरी युद्ध 2006 में हुआ था। इजराइल लंबे समय से हिजबुल्लाह को अपनी सीमाओं पर सबसे बड़ा खतरा मानता है। वह उसके बढ़ते सशस्त्र गार तथा सीरिया में उसके पैर जमने के से बहुत चिंतित भी है। अब बात करते हैं हिजबुल्लाह एग्जैक्टली है क्या, या आप इसको हिजबुल्लाह के नाम से जानते होंगे या हिजबुल्लाह के नाम से जानते होंगे। ये है क्या? देखो, हिजबुल्लाह जिसका अर्थ है ईश्वर की पार्टी, लेबनान में एक शिया इस्लामवादी राजनीतिक और सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 1982 में ईरान के इस्लामी क्रांति के बाद हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य इजराइल के साथ लड़ना और लेबनान में इस्लामी शासन स्थापित करना है। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के अनुसार यह समूह दुनिया का सबसे भारी हथियारों से लैस गैर सरकारी समूह है। इसके अलावा जिसके पास बिना गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट के साथ साथ बैलिस्टिक, एंटी एयर, एंटी टैंक और एंटी शिप मिसाइलों का भी एक बड़ा और विविध भंडार है। इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई ये भी जानना ज़रूरी है। इसका नैरेटिव बस एक है कि फ़िलिस्तीन बनाना है, फ़िलिस्तीन को इजरायली ऑक्यूपेशन से हटाना है। और साथ ही साथ विदेश संबंध परिषद के अनुसार हिजबुल्लाह की उत्पत्ति लेबनानी गृह युद्ध 1975 से 90 के बीच में जो चली थी उसी के दौरान हुई थी। ये जो देश में बड़ी संख्या में सशस्त्र फिलिपीनी उपस्थिति के कारण लंबे समय से चल रहे असंतोष का परिणाम भी थी। तनावपूर्ण जातीय और धार्मिक विभाजनों के बीच 1948 के बाद से फिलिस्तीनी शरणार्थियों के आगमन ने तनाव को और बढ़ाया। उनकी उपस्थिति के कारण 1978 में और फिर 1982 में फिलिस्तीनी गुरिल्ला लड़ाकों को खदेड़ने के लिए इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण भी किया। लगभग इसी समय हिजबुल्लाह का गठन हुआ, जो 1979 में ईरान में एक धर्मशासित इस्लामी सरकार के गठन से प्रेरित
प्रेरित भी थे और ईरान और उसके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स से भी समूह को मुहैया कराया था। यह समूह पश्चिम एशिया में इजराइल और पश्चिमी प्रभाव का विरोध भी करता है। इसने रूस और ईरान के साथ मिलकर पड़ोसी देश सीरिया में गृह युद्ध के दौरान राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन का समर्थन भी किया था। लेबनान और इजराइल का जो संबंध है किस प्रकार से इतिहास में चला आ रहा है, हम कैसे इसको ऐतिहासिक रूप से देखते हैं। 1948 में इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद ही इजराइल तथा लेबनान के बीच समुद्री सीमा को लेकर विवाद चल रहा था। मेडिटेरेनियन सी जो भूमध्य सागर है, हम उसकी बात कर रहे हैं। दोनों देश भूमध्य सागर से लगभग 860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का पर परस्पर दावा करते। देखो, मेडिटेरेनियन सी के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, साथ ही साथ सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, मतलब सिक्योरिटी कंसर्न्स भी उस रीजन को लेके हैं। साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारे फिशरी कैचेस भी हैं जिसको अपने हक में लाने के लिए लेबनान और इजराइल दोनों ही परेशान हैं। लेबनान और इजराइल के बीच के संबंधों का इतिहास बहुत जटिल और विवादित है। 1950 के दशक में इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने लेबनान के साथ शांति स्थापित करने की उम्मीद की थी। एक ईसाई राष्ट्र की स्थापना की कल्पना भी की थी। हालांकि यह योजना सफल नहीं हो पाई। लेबनान में गृह युद्ध की शुरुआत के साथ फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने देश को इजराइल पर हमला करने के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे इजराइल एवं लेबनान के बीच तनाव बढ़ा और कई सैन्य संघर्ष भी हुए। 1980 के दशक में लेबनान में शिया मुस्लिम संगठन हिजबुल्लाह का उदय हुआ, जो इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए ईरान के इस्लामी क्रांति से भी प्रेरित था। हिजबुल्लाह ने कई बार इजराइल पर हमला भी किया, जिससे दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ। 2000 में इजराइल ने लेबनान से अपनी सेना वापस बुला ली, लेकिन हिजबुल्लाह ने अपनी गतिविधियां जारी रखी। 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया, जिससे दूसरा लेबनान युद्ध हुआ। चलिए, अब ये भी बताना चाहूँगी कि 18 सितंबर यानी आज तक आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर बुकशाला पे मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स उत्कर्ष क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर चुके हैं या करना चाहते हैं, वो प्ले स्टोर से कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको कोर्स लेना है बुकशाला पे, वो जाके आप फ्लैट 22% के ऑफ पे ले सकते हो। ये UC22 कोड बस आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन देखते हैं। हिजबुल्लाह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। हिजबुल्लाह, जिसका अर्थ है ईश्वर की पार्टी, लेबनान में एक शिया इस्लामवादी राजनीतिक और सैन्य संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य इजराइल के साथ लड़ना और लेबनान में इस्लामी शासन स्थापित करना है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।